स्वागत है आपका करियर पाथ स्टडी इस चैनल में। मैं अरुणेश आर्य आपका स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं क्लास थर्ड की तरफ। 2 क्लासेस हम कर चुके हैं फास्ट ट्रैक एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हार्ड टू सिंपल, मुश्किल से आसान क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे इन टॉपिक्स में। और आशा है अब तक आपको जो है जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए इस चैनल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो आपको पता ही है टीपू सुल्तान मैसूर राज्य से संबंधित था और मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए थे, जिनमें से पहला युद्ध हैदर अली के द्वारा किया गया था और दूसरा युद्ध भी हैदर अली के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसे आगे कंटिन्यू रखा टीपू सुल्तान ने। मैंगलोर की संधि के अंतर्गत 1784 में सेकेंड युद्ध समाप्त हुआ, थर्ड युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत, और चौथे युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 4 मई को। और फिर 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया और श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी है, जो इसमें आंसर है, उसे कई दिनों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा लूटा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है मराठों ने, क्योंकि आपको पता ही है राजपूतों के साथ में अंग्रेजों का कोई खास विरोध नहीं हुआ। मुगलों के साथ में आपको पता ही है बक्सर का युद्ध, जिसमें पहली बार 2 शक्तियों के साथ मिलकर शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें वो पराजित हुआ था। सिखों के साथ में बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, बहुत बाद में जाकर सिखों के साथ में युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए और उसके बाद में पराजित हो गए। लेकिन मराठों ने लगातार टक्कर दी थी अंग्रेजों को, और पहले 7 वर्ष का युद्ध जो अंग्रेजों के फेवर में नहीं रहा, और उसके बाद में खुद पेशवा और बाकी मराठा सरदारों के बीच में आपस में जो टकराव हुआ, उसी का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो अभी हमने किया था टीपू सुल्तान की मृत्यु युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम में 4 मई 1799 को हुई थी, और इस वजह से हम बोल सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टीपू सुल्तान के द्वारा टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल थी? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। टीपू को 30 लाख पाउंड, जिसे हम बोल सकते हैं उस समय का 3 करोड़ रुपए, युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक स्वरूप देना पड़ा था। तो टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था इस संधि के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, ये भी ठीक है। और जब तक टीपू सुल्तान ये 30 लाख पाउंड है, जिसे हम बोल सकते हैं 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में नहीं देगा, तब तक उसके 2 बेटे जो है ब्रिटिश बंधक के रूप में जमानत के तौर पर रहेंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, तीसरा गलत है। इस वजह से आंसर होगा आपका 1, 2, 4, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ऐसी व्यवस्था जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत नहीं हुई थी। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है 1717 में इनमें से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान दिया, यानी एक ऐसा लेटर जारी किया जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को भारत में बिना टैक्स के व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया था, और आंतरिक जितना भी व्यापार करेंगे वो फ्री होगा, इस प्रकार की सुविधाएं दी थी फारुखसियर ने। क्योंकि ऑलरेडी आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि 1717 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में फारुखसियर के दरबार में आया था, और उस समय फारुखसियर को स्किन से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और इस प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर था विलियम हॉकिंस
सॉरी हॉकिंस नहीं, उसका नाम था हैमिल्टन, सॉरी हैमिल्टन, थोड़ा मिक्स सा नाम है। तो विलियम हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने इलाज किया फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर ने खुश होकर अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक अधिकार प्रदान किए, जिसके अंतर्गत अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक देकर कितना भी व्यापार भारत में कर सकते हैं और आंतरिक व्यापार जो है वो टैक्स फ्री था अंग्रेजों का। विलियम हैमिल्टन आपको ध्यान रखना होगा। जॉन सोरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल जो है फर्रुखसियर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि यानी अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि 1802 से संबंधित है, 1802 से संबंधित है बेसिन की संधि। और इस संधि को किया था अंग्रेजों के साथ में बाजीराव सेकंड ने। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उस दौरान जब बाजीराव सेकंड, होलकर और अन्य जो मराठा सरदार थे उनके बीच में आपस में जो टकराव हुआ था उसका परिणाम था कि बाजीराव सेकंड बेसिन में जाकर छुप गया और बेसिन में एक समुद्री जहाज में बैठकर ही इस संधि को किया गया, जिस संधि के अंतर्गत जो है सहायक संधि के तौर पर जो है स्वीकार कर लिया लॉर्ड वेलेस्ली की पेशवा ने। और कुछ समय पश्चात जो है बाजीराव सेकंड को अपनी गलती का एहसास हो गया था। परिणाम स्वरूप आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि 1817-18 में भी थर्ड एंग्लो जो है मराठा वॉर हुआ और उसके अंतर्गत जो है पिंडारी भी गठबंधन कर चुके थे मराठों के साथ में, लेकिन उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मराठों को पराजित कर दिया। होलकर, सिंधिया और पेशवाओं को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया और पेशवा बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा माना जाता है और उसे बिठूर भेज दिया गया। 35 साल बैठकर पेंशन ली है बाजीराव सेकंड ने और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने दत्तक पुत्र लिया था धोंदू पंत, जिसको हम नाना साहब के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजों ने अगला पेशवा मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा बाजीराव सेकंड ने बेसिन की संधि की थी। इससे आगे है नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों ने फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था, तो ये गलत था, ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ये ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया था, ये गलत है। काला कारावास की घटना का होना, यानी जिसे हम बोल सकते हैं काल कोठरी की घटना का होना, तो मेन बात है यहाँ पर अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, क्योंकि 1756 में जो कालकोठरी घटना हुई थी उसका पलासी के उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके संघर्ष के होने मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि की थी। अलीनगर की संधि के बाद में भी इन्होंने अपने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, इस वजह से पलासी का युद्ध हुआ था। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने जो भी विरोधी थे सिराजुद्दौला के, उनके साथ में गठबंधन किया और इस वजह से सिराजुद्दौला पराजित हुआ। यहाँ पर हो जाएगा व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो लिस्ट दी गई है, अवधि यानी ये वर्ष दिया गया है और ये घटना किस वर्ष से संबंधित कौन सी घटना है। तो सबसे पहले 1757 पलासी का युद्ध आपको पता है। 23 जून 1757 को 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ में मेजर हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध हुआ, जिसमें तीनों एक साथ पराजित हुए। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि उस दौरान हुई जब 1775 में 1775 में अंग्रेजों के साथ में मराठों ने संधि की, सूरत की संधि की, लेकिन इसे मराठों ने मानने से इनकार कर दिया और युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों और मराठों के बीच में, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो 7 वर्ष तक चला था। 1775 से 1782 में इसको
2-3 बार समाप्त करने की कोशिश की गई, जिसमें 1776 में पुरंदर की संधि हुई, लेकिन वो भी असफल रही। लेकिन अंतिम रूप से साल बाई की संधि के अंतर्गत 1782 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है समाप्त हुआ था। तो फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा फर्स्ट, और बी का हो जाएगा थर्ड, और सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 2। तो इसलिए आंसर होगा आपका सेकेंड, 1 3 4 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इनमें से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वतंत्र राज्य जिसमें ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना की थी, तो वो की थी सादत खान ने, या जिसे हम बोलते हैं बुरहान उल मुल्क। इसने 1722 में स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी अवध के तौर पर। 1720 से 22 के बीच में ये आगरा का गवर्नर था, आगरा का सूबेदार था। लेकिन 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया, अवध का गवर्नर नियुक्त किया। अवध जाकर जो इसने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया, स्वायत्त राज्य की स्थापना की। और हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 1739 में नादिर शाह का जब भारत में आक्रमण हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ, उस दौरान मोहम्मद शाह मुगल शासक पराजित हो गया नादिर शाह से। लेकिन इसी अवध के नवाब सादत अली खां के कहने पर नादिर शाह दिल्ली आया, दिल्ली को जमकर लूटा, बहुत से लोग मारे गए, और इसी वजह से इसने जहर खाकर जो है 1739 में सुसाइड कर लिया था सादत अली खां, या जिसे हम बोल सकते हैं बुरहान उल मुल्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 का विनिमय अधिनियम, जिसे हम बोल सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत के लिए जो एक्ट सबसे पहले पारित हुआ उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, या उसको हिंदी में कहा जाता है विनिमयन नियम अधिनियम, यानी जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत से नियम, बहुत से रेगुलेशंस जो है लाए गए थे। तो ये पारित किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, 3 इसमें स्टेटमेंट दी गई है। कौन कौन सी सही है वो आपने देखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रशासन पर पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो ये एग्जैक्टली सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से बेधड़क काम कर रही थी, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया इस एक्ट के अंतर्गत। भारत में प्रशासन की द्वित्व प्रणाली यानी डायरेक्टरी सिस्टम समाप्त करने के लिए। तो स्पेशली हो जाएगा 1 और 2 ये सही है, थर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन में बंगाल के अंदर जो है डायरेक्टरी सिस्टम चल रहा था, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। लेकिन स्पेशली इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट नहीं लाया गया था। इस एक्ट को लाने से 1 साल पहले ही 1772 में डायरेक्टरी सिस्टम को खत्म किया गया था। इस वजह से आंसर होगा 1 और 2 सही है, थर्ड जो है वो गलत है। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था, और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। शाह आलम सेकंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, उनके साथ जुड़े हुए थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इन्हीं के साथ जुड़कर जो है शाह आलम सेकंड ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, और तीनों एक साथ पराजित हुए। मेजर हेक्टर मुनरो कमांडर इन चीफ थे उस समय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पराजित हो गए, और आखिरकार इनके बीच जो इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत 26 लाख रुपए पेंशन देने की शुरुआत की गई शाह आलम सेकंड को। बदले में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों में दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो है वो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर थे बंगाल के। उसके बाद में इंग्लैंड चले गए, और
उनके बाद 1760 से 1765 के बीच में हॉलवेल और वेंसीटार्ट जो है गवर्नर रहे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान वापस दोबारा 2 साल के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर के तौर पर आते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि छुटपुट जो है और भी गवर्नर जो है बंगाल के बनते हैं, जिसमें वेरेलास्ट और कार्टियर का नाम आता है, लेकिन उन सभी को ऑप्शन के तौर पर नहीं दिखाया गया, तो हमें करना पड़ेगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है 1772 में 1772 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं, उनके उत्तराधिकार के तौर पर काम करते हैं। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो इनडायरेक्ट जो है अधिकार किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसके ऊपर डायरेक्ट अधिकार स्थापित किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इस वजह से हम बोल सकते हैं उसके उत्तराधिकारी। इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? तो निम्नलिखित मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन जो है बहादुर शाह जो है, इसका टाइम पीरियड 1707 से 1712 तक रहा। और फर्रुखसियर का 1713 टू 1719 तक। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 टू 1713 तक था। और मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 टू 1748 तक था, लगभग 29 साल तक। इस वजह से आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति में से किस संधि से हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1775 से 1782 के बीच में चला था, सूरत की संधि से शुरू हुआ था और आखिरकार जो है ये सालबाई की संधि के अंतर्गत जसवंत होलकर की वजह से जो है ये समाप्त हुआ था। इस वजह से हम बोल सकते हैं सालबाई की संधि। इनमें से कौन से कारण थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के लिए जिम्मेदार है? तो अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 के बीच में चला था और इसमें मराठों और पिंडारियों का गठबंधन हुआ था। सही आंसर है। पेशवा पर पूना की संधि लादना, तो पेशवा पूना की संधि लादी जा रही थी, इस वजह से भी ये भी कारण है। दौलतराव सिंधिया के साथ अंग्रेजों की संधि हुई, इंदौर के जसवंतराव होलकर के साथ अंग्रेजों की संधि हुई, ये गलत है। मेन कारण है मराठों और पिंडारियों का गठबंधन और पेशवा पर पूना की संधि लादना। इन्हीं कारणों की वजह से जो है थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था और आखिरकार 1818 में पेशवा बाजीराव सेकंड पेंशन लेकर बिठूर में बिठा दिए जाते हैं और अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड ही थे, जिनको सबसे अयोग्य पेशवा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मराठों के पतन के लिए इनमें से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो मराठों के पतन के बहुत से कारण हैं। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है 1761 का, ये बहुत बड़ा कारण था। राष्ट्रीय आदर्श का परित्याग, यानी नेशनल लेवल पर जो है एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जाए, ऐसे कोई आदर्श उनके नहीं थे, ये भी ठीक है। दोषपूर्ण सैन्य संगठन, तो इनका सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण माना जाता है। देशी शक्तियों से शत्रुता, इन्होंने अपने आसपास के देशी राजाओं के साथ में किसी प्रकार की फ्रेंडशिप वाला काम नहीं किया है, शत्रु वाला ही काम किया है, इस वजह से ये भी ठीक है। आंसर यही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सभी कारण जो है मराठों के पतन के लिए उत्तरदायी थे भारत में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके सामने है 67, क्वेश्चन 67 जो है आपके सामने है। इसके अंतर्गत इनमें से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा? तो स्थायी बंदोबस्त आपने किया ही हुआ है, जिसको हम इस्तमरारी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त कई नामों से पुकारते हैं। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है जितनी भी जमीनें थी कृषि वाली, वो सभी किसानों की जमीनें लेकर जो है जमींदारों को सौंप दी। और जिस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कृषकों को अपनी भूमि पर से अधिकार हक जो है छोड़ना पड़ा, और वो अधिकार जो है जमींदारों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और यही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये स्थापित किया गया था। देखा जाए तो 1790 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड
कॉर्नवालिस ने इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, लेकिन 3 साल में इसकी सफलता को देखते हुए 1793 में 3 साल के बाद ही इसे जो है परमानेंट लागू कर दिया गया और इसे परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर हम जानते हैं। इसका डिजाइन तैयार किया था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था सर जॉन शोर ने। इस वजह से इसको जॉन शोर बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तो प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, ये 1767 में लड़ा गया था। द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ये भी ठीक है, 1780 में लड़ा गया था। थर्ड और फोर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच लड़े गए थे, ये भी ठीक है, 1790, और फोर्थ जो है 1799 में लड़ा गया। तो इनमें से कौन सा असत्य है, गलत है? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। 1809 ईस्वी की अमृतसर की संधि इनमें से किस कारण से संपन्न हुई? 1809 की संधि आपको पता है, चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में जो है संधि हुई थी, जिसे हम बोलते हैं 1809 की अमृतसर की संधि। तो फर्स्ट ऑप्शन है रंजीत सिंह की महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसे सतलुज नदी से आगे बढ़ने से रोकने के लिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के लिए, अमृतसर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। 1806 ईस्वी में रंजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार कर लिया था, अंबाला उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया था। उससे पहले 1799 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के कारण लाहौर प्राप्त हो गया था महाराजा रंजीत सिंह को। उन्होंने अपनी राजधानी जो है पंजाब की लाहौर को स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे जो है मुल्तान, जम्मू और बहुत से क्षेत्रों पर जो है अधिकार हो गया महाराजा रंजीत सिंह का, और तेजी से विस्तार करते हुए सतलुज नदी को क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते थे महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन सतलुज नदी के उस पार यानी पूर्वी हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र जो थे, इस वजह से 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ में संधि की, अमृतसर की संधि, और इस संधि के अंतर्गत ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंतर्गत महाराजा रंजीत सिंह की वेस्टर्न बाउंड्री जो है, पश्चिमी सीमा जो है वो सतलुज नदी निर्धारित कर दी गई। और जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहे अमृतसर की संधि के अकॉर्डिंग शासन करते रहे। 1739 में उनकी मृत्यु के बाद में जब उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे तो वो अपनी सेना पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने इस संधि को भंग कर दिया, और उसी का परिणाम था 1845-46 का फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसके अंतर्गत मुल्तान की संधि हुई, लाहौर की संधि हुई, और 1848 ईस्वी में जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, उस दौरान लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, और महाराजा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे इस समय दलीप सिंह, उनको जो है पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो आपको पता है 1767 से 69 के बीच चला था, इनमें से कौन सा कथन उससे संबंधित जो है असत्य है यानी रॉन्ग है, वो आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, विस्तारवादी नीति तथा हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों के समर्थन और अंग्रेजों द्वारा मराठों तथा हैदराबाद के साथ संधि करना। इस युद्ध में हैदर अली को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध की समाप्ति 1769 की मद्रास की संधि से हुई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असत्य जो है, इस युद्ध में हैदर अली को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम इसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ में संधि की, लेकिन बाद में जो है युद्ध अभी शुरू ही हो रहा था, उससे पहले हैदर अली की तरफ चला गया। हैदर अली ने कूटनीति के द्वारा निजाम को अपनी ओर मिला लिया, लेकिन शुरुआती असफलता को देखते हुए शुरुआत में
हार का सामना करना पड़ा हैदर अली को, लेकिन जल्द ही जो है जैसे ही थोड़ा सा शुरुआती तौर पर हार का सामना करना पड़ा तो निजाम हैदर अली को छोड़कर फिर से अंग्रेजों की तरफ चला गया। लेकिन उस दौरान हैदर अली ने मैंगलोर से मद्रास तक लगातार अंग्रेजों को पराजित किया और आखिरकार मद्रास की संधि उसके फेवर में हुई। हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि करारी पराजय का सामना करना पड़ा, ये गलत है। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंगलोर की संधि के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो मैंगलोर की संधि आपको पता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से संबंधित थी। 1780 और 84 के बीच में मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में, इनमें से कौन सा कथन उससे संबंधित सही है? तो फर्स्ट है, इस संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है क्योंकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इसी के अंतर्गत समाप्त हुआ। यह संधि टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई थी, ये भी ठीक है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को मैसूर का आधा क्षेत्र प्राप्त हो गया, ये गलत है क्योंकि आधा हिस्सा जो उसको थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के द्वारा मिला था। युद्ध में पराजित होने के कारण टिप्पू सुल्तान को युद्ध में अपमानजनक संधि करनी पड़ी, ये भी गलत है। इसलिए 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 के बीच में, 1792 के बीच में हुआ था। इनमें से मुख्य कारण कौन से थे इस युद्ध के होने के? तो टिप्पू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन, मराठों और निजाम के साथ अंग्रेजों का गठबंधन, टिप्पू सुल्तान के द्वारा ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण, गुंटूर को अंग्रेजों के द्वारा अपने अधिकार में ले लेना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790-91 के अंतर्गत 1790-91 के ऊपर टिप्पू सुल्तान के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र किया और ट्रावनकोर के राजा के ऊपर आक्रमण किया जो कि उनके फेवर वाला है, और इसी वजह से जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ था। तो इसलिए आंसर होगा इसमें थर्ड। इनमें से किससे अल्बुबर्ग ने गोवा को प्राप्त किया था? पुर्तगाली पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्मोड़ा था, लेकिन 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली वायसराय यानी गवर्नर बनकर आया था अल्बुबर्ग, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुबर्ग, और इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके उससे 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया और तेजी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया था अल्फांसो डी अल्बुबर्ग ने, यानी पुर्तगालियों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ाई गई थी। इसी की यह नीति थी। इसी की नीति के अंतर्गत पुर्तगालियों ने अपनी पॉपुलेशन को गोवा और आसपास के हिस्सों में बढ़ाया था। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके, बीजापुर के शासक को पराजित करके गोवा को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और इसके जनक थे कोलबर्ट, यानी लुई 14 जो है उस समय फ्रांस के शासक थे और उसके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे आपको 2 लिस्ट दी गई है, पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, नागपट्टनम, और इस तरफ जो है यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो पौंडीचेरी की स्थापना जो है की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा की गई 1673 में, और गोवा जो है आपको पता ही है पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था। ट्रावनकोर जो है वो डैन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चला गया था, और नागपट्टनम, मुसलिकपट्टनम यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। तो ए का हो जाएगा 5, ई का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो आंसर होगा आपका सी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त हो जाती है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट्स ले सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैक्सिमम हम एरिया कवर करेंगे।
डेली जो है क्लासेस आपको मिल रही हैं, डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।